वेलकम बच्चा लोग, आज फिर हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछली क्लास में जो तुमको मैंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आज मैं पूरा करने आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर तुमको चैनल पसंद आए तो तुम सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है ना। लाइक का बटन भी दबा देना। ऐसा लोग बोलते हैं, फाइन, तो वही बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। यू सिंपली हैव टू गेट नॉलेज, मोर एंड मोर नॉलेज आउट ऑफ इट। फॉर दैट रीजन इफ यू फाइंड द चैनल beneficial for you, suitable for you, profitable for you, definitely you would like to subscribe it. I don't need to say you कि subscribe करो। I'm not saying this. I'm simply saying कि watch the video को देखिए। अगर आपको लगता है सही है तो बस जो भी उसमें कुछ भी नहीं आता समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। और उसमें हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं अब? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। लेट मी चूज द कलर। तो सबसे पहले जहां से हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहां की चीजों को थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा है कि समस्या की जो जड़ है वो स्कैरसिटी है। सिर्फ स्कैरसिटी ही नहीं है, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस भी हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी। ये तमाम चीजें आपने पिछली कक्षा में पढ़ी। अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अपने इकोनॉमिक्स को समझा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझा, है ना। डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपने पिछली कक्षा में सीखे। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा है तुम लोगों के लिए, तो उस डेफिनेशन को देखो। मैंने लिखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस। तो ध्यान से इसको देखना है, क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो पहली बात यहां पर इसको लिखो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। भैया किस तरीके से तुम्हारी जो चाहत है वो अनलिमिटेड है और सामान्य गति से बढ़ रही है वैसे भी। एंड व्हाट यू हैव टू डू, दिस अनलिमिटेड वांट्स या दीज अनलिमिटेड वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल। तुम्हारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से, और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं दोस्त, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो आपको चार बातों का ध्यान रखना है। द डेफिनेशन रीड्स एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेट यूज। तो अगर तुमको इसको एक सिलसिला देना हो, एक क्रम देना हो, तो ये क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लेकिन तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेज है, यानी उसी रिसोर्स के कई सारे इस्तेमाल हैं। तो अब तुमको चुनना है कि इसमें से कौन सा इस्तेमाल के लिए इस रिसोर्स को मैं अभी यूज करूं, कौन से फील्ड में इस रिसोर्स का मैं इस्तेमाल करूं, किस काम के लिए इस रिसोर्स का मैं इस्तेमाल करूं, ये तुमको चुनना होगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और हियर कम्स द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स। कैसे चुनोगे? कैसे चुनोगे? किस आधार पे चुनोगे, किस बेसिस पे चुनोगे? तुम्हारा बेसिस क्या होना चाहिए? जिससे ज्यादा लोगों की सेटिस्फेक्शन अचीव की जा सके, जिससे ज्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। उस हिसाब से आप अपने रिसोर्स का क्या इस्तेमाल करेंगे वो चूज करेंगे। कई पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको बताया कि आपके पास वही एग्जाम्पल
1000 रुपये हैं, है ना, या 10,000 रुपये हैं, या 1 लाख रुपये हैं, तो हाउ दिस मनी विद यू, दैट इज व्हाट योर रिसोर्स, is to be segregated to different use, to put to different use, because they are having n number of uses of the same 1 लाख रुपीस का बहुत सारा इस्तेमाल है। तो आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा संतुष्टिजनक है, सेटिस्फाइंग है, आप उसमें उस पैसे को लगाएंगे। तो what economic problem is, this is the combination of all this is what called economic problem। इन सब का कॉम्बिनेशन ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सीधे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है। यू नो व्हाट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है, इट गिव्स राइज टू ऑल दिस इन क्यूमुलेशन गिव्स राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज, इट क्रिएट्स it creates a choice problem, what to choose, what not to choose, what to choose, what to leave, क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं, ठीक है। तो यही है तुम्हारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सारा जड़, ठीक है। तो तुम आगे देखोगे, मैंने लिखा यार रीजन्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो सबसे पहली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। हम जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पहला है वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, ठीक है। ये बात भी हम लिख सकते हैं, जैसा मैंने तुमको बताया कि रिसोर्सेज स्केर्स है, कम है ना। तो इस रिसोर्सेज के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो तुम्हारे पास ये लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योर है लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड, एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ अभी टेक्स्ट के माध्यम से मैंने तुमको समझाने की कोशिश की, तुमको लिख दिया है। इट इज द बेसिक रीजन फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्स यार लिमिटेड है ना। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। जितनी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स का जो जनक है, जन्मदाता है, वो क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। तुम ये भी नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स भी एक तरीके से इसका कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि अगर तुम्हारे वांट्स अनलिमिटेड ना हो, लेकिन क्या करें, मनुष्य की इच्छाओं पर तो उसका वश है नहीं, मनुष्य की जरूरतों पर तो उसका वश है नहीं, तो तुम्हारी जरूरतें भी असीमित हैं, और उसके लिए ये रिसोर्स स्केर्स हो जाता है। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिसोर्स अपने आप में स्केर्स नहीं है, रिसोर्स स्केर्स इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके मुकाबले तुम्हारी चाहत बहुत बड़ी है। तो भाई सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होगी? तुम्हारी चाहत भी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, फाइन। सो यूनिवर्सल है, स्केर्सिटी यूनिवर्सल है, और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज हैं, हर जगह ये लागू होता है। ये तुम्हारे घर की समस्या है, ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की समस्या है, ये तुम्हारे देश की समस्या है, ये विश्व की समस्या है बच्चों, ठीक। सो देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्केर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर रिसोर्स स्केर्स नहीं होते, या ये कहो कि तुम्हारी वांट्स अनलिमिटेड नहीं होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, राइट। दूसरे नंबर पे मैंने लिया अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को। मैंने कहा कि ये ऐसा है कि अगर एक चाहत तेरी पूरी होती है ना, तो दूसरी जन्म ले लेती है। तुमको पता ही नहीं चलता, अब जूते तो हो गए यार, पैंट लेनी है, अब किताबें तो हो गई, पेन लेना है, स्कूल तो मिल गया, ट्यूशन लेना है, ट्यूशन तो मिल गया, अब मेरे को क्वालिफाई करना है। तो ये तमाम तुम्हारे जो वांट्स हैं वो तुम्हारे बढ़ते चले जाते हैं, एक खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। और ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, क्या पहले करूं और क्या बाद में करूं, ये भी इसके साथ है। दिस इज वाई पीपल अलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज to satisfy some of their wants. If all human wants have been of equal importance, अगर सारे human wants का importance एक ही होता तो तुम्हारे लिए choice impossible हो जाता, क्योंकि तुम्हारे पास choice ही नहीं रहता ना। choice की बात तो तब आती है ना जब तुम्हारे पास में priorities हैं, कि देखो पहले ये कर लो, पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है, पहले वर्क एक्स ज़्यादा जरूरी है, वर्क एक्स के बाद वर्क वाई करेंगे। सबसे पहले रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, रोटी मिल गया ना तो अर्धनंगे भी रह लेंगे यार, लेकिन पहले रोटी चाहिए, फिर उसके बाद कपड़े चाहिए यार, वस्त्र चाहिए पूरे। तो रोटी, कपड़ा और मकान, कहते हैं ना 3 बेसिक नीड्स होती हैं इंसान के सर्वाइवल के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं, इसके बाद
पहले रोटी चाहिए, रोटी है तो तुम्हारे पास में क्या प्रायोरिटी है, तुम्हारे पास जो ये पैसे हैं इस पैसे का सबसे पहला क्या करेगा, भोजन पे खर्च करेगा, उसके बाद कपड़े पे खर्च करेगा, उसके बाद तुम रहने पर खर्च करेगा अपने घर के लिए। तो ये एक पूरा क्या है ना कि पिरामिड बना हुआ है, इस तरीके से देखेंगे हम इसको। इसके बाद हमने कहा कि देयर इज ऑल्टरनेट यूज, उसी रिसोर्स के कई सारे इस्तेमाल होते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं। रिसोर्सेज आर हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस दैट दे कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। A 10 rupee note can be used to buy a can of, a small bottle of water can be used to buy the jaljeera, can be used to buy a samosa. So this single 10 rupee note can be put to different uses. That is why we call it alternate uses of resources. So it makes choices among resources more important. तो इसका मतलब हो गया कि भाई आप चूज करो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप चूज करो, इसलिए यहां पर चॉइस की बात होती है, ठीक है ना। सो एज ए रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइसेस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गिवन रिसोर्स। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम क्या चूज करें और क्या छोड़ें, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज तो हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, और इसलिए यहाँ पर चॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है, क्या करूँ और क्या छोड़ूँ, ठीक। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक बड़ा प्रश्न होता है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सो द एंटायर इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिवॉल्व्स अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। द मेन प्रॉब्लम, in several books, in several texts, it is read as central problem. तो कई सारे जगहों पे, कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू ब्रिंगिंग इन क्लैरिटी इन योर अंडरस्टैंडिंग, वी कॉल इट मेन प्रॉब्लम। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, जिन प्रॉब्लम्स के अराउंड सारी दूसरी समस्याएं घूमती रहती हों उन्हीं को हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, और उसको ही तुम क्या कहते हो, मेन प्रॉब्लम कहते हो। तो सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब कोई एलियन सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, या ये कुछ मेन प्रॉब्लम से जो सॉर्ट आउट हो जाए, तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम या मेन प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। So now moving on to central problem, we talked about economic problem. There are 3 economic problems that we have talked about. The first one was, it was like scarcity of resources, unlimited human wants, and then we are having alternative uses, and there comes a problem of choice. So there were 3 in order. Now what are those central problems? क्या central problems हैं, क्या main problems हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और वो कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और वो कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इस समस्या को, उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरे नंबर पे क्या होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या मेथड यूज करें, प्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज करें, और तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, भाई किसके लिए प्रोड्यूस करें, किसके लिए करें, राम के लिए करें, श्याम के लिए करें, गरीबों के लिए करें, अमीरों के लिए करें, सेना के लिए करें, सिविलियन के लिए करें, अपने देश के लोगों के लिए करें, महिलाओं के लिए करें, पुरुषों के लिए करें, बच्चों के लिए करें, बुजुर्गों के लिए करें। बात समझ में आ रही है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये 3 बेसिक और मेन, या इसको ही हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं, ऑलराइट। तो अगर ये 3 समस्याएं किसी भी इकोनॉमी में सॉल्व हो जाएं, है ना, या टाइम टू टाइम सॉल्व होती रहें, तो उस इकोनॉमी की समस्याएं सुलझती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको टेक्स्ट के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके लिए जो मैंने टेक्स्ट स्पेशली प्रिपेयर किया है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, और मैंने कहा कि देखो, प्रॉब्लम्स विच आर सेंट्रल और बेसिक टू एन इकोनॉमी एंड एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस,
दैट इज मेन प्रॉब्लम्स, राइट? वेरी वेरी बेसिक चीज थिंग दैट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इज सेंट्रल प्रॉब्लम। आप लोग क्या करते हो, फ्लोर पे पढ़ते हो, इसको थोड़ा डीप में आ जाओ। ऑल्दो देयर आर वेरियस अदर प्रॉब्लम्स बट दे रिवॉल्व अराउंड सच मेन प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, let us talk about now the central problems। अब हम लोग क्या बातचीत करेंगे, central problem की बातचीत करेंगे। There is 3 central problems like I already said you ना, what to produce and how much, how to produce and for whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब ये भी याद रखना है कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है। तो ये प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब भाई अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब, आपने सर बता तो दिया अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो बच्चों मैंने अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का डेफिनेशन भी लिख दिया। मैंने कहा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग स्केर्स रिसोर्सेज इस तरीके से कि मैक्सिमम वांट्स ऑफ सोसाइटी आर फुलफिल्ड। अलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब कि सोसाइटी के रिसोर्सेज को इस तरीके से हम इस्तेमाल में लाएं कि सोसाइटी की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मतलब ये जो समस्याएं, जो 3 ऊपर की समस्याएं हमने बताई, ये तीनों समस्याएं किस बात से पैदा होती हैं, तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये पैदा होती हैं। ये याद रखना है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑल दिस 3 प्रॉब्लम्स। तो the reason behind all these 3 problems is the allocation of resources. Now what is allocation of resource? It's what putting the resources into use, where the maximum wants of the society is being satisfied. That is what called allocation of resource. Now let us discuss the basic problems one by one. एक ही हम लोग इसको अब डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको बना दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और किन किन चीजों को आपको याद रखना है। आपको यू नीड टू मेमोराइज इट, यू नीड टू लर्न इट, राइट? तो फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ये जो समस्या है इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच ऑफ इट टू प्रोड्यूस, दोनों बातें साथ में आती हैं। तो व्हाट आई हैव रिटन, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच कमोडिटी। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन इज क्या प्रोड्यूस करना है, कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज आप सेलेक्ट करोगे प्रोड्यूस करने के लिए, और द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इज कि कितना करेंगे, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। अब आपको यह समझना है कि इस सवाल के पीछे, ये जो सवाल है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, यानी क्या प्रिंसिपल है जो आपको गाइड करती है इसका उत्तर ढूंढने में। हाउ you will find the answer of this particular problem, how you solve this particular problem, what is the guiding principle behind it। तो मैंने लिखा कि allocation of resources in a manner which gives maximum aggregate satisfaction। तो इसका आपका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करो कि मैक्सिमम एग्रीगेट, यानी मैक्सिमम लोगों के लिए ये सेटिस्फाइंग हो, ज़्यादातर लोगों के ज़रूरतें पूरी होती हों। आप इस प्रकार से इसको अलोकेट करेंगे अपने रिसोर्सेज को। इस प्रॉब्लम के 2 एस्पेक्ट हैं, जैसे कि पहले ही प्रॉब्लम में बताया गया है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। फर्स्ट वन इज टू बी टेकन लाइक दिस, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, कौन कौन सी पॉसिबल कमोडिटीज आप प्रोड्यूस करें। तो एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर सिविलियन यूज और मिलिट्री यूज, लाइक आई सेड ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो ये आपको करना पड़ेगा कि सिविलियन गुड्स बनाएं, यानी आम जनता के इस्तेमाल के लिए गुड्स बनाएं, या मिलिट्री पर्पस के लिए गुड्स बनाएं, कंजम्पशन गुड्स बनाएं, या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, क्या करें। दिस इज हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड। तो क्या का मतलब ये क्या बनाएं, कंजम्पशन गुड्स बनाएं, ड्यूरेबल गुड्स बनाएं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं, आर्मी वाली गुड्स बनाएं, जो आर्मी की जरूरत होती है वो वाली गुड्स बनाएं, या जो सिविलियन के नीड्स में जो चीजें आती हैं वो बनाएं, क्या बनाएं। हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। हाउ मच टू प्रोड्यूस का मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाए ताकि जो रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन है उसको सेटिस्फेक्शन मिले।
जो पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए अगर कंजम्पशन गुड्स है तो इसको कंज्यूम करने वाली जो पॉपुलेशन है उसको सेटिस्फेक्शन मिले। सिविलियन गुड्स बनाए यानी जो सिविल सोसाइटी है, जो सिविलियंस हैं उसको सेटिस्फेक्शन मिले। मिलिट्री का बनाए तो मिलिट्री को सेटिस्फेक्शन मिले, राइट, मिलिट्री गुड्स बनाए तो। नाउ द क्वेश्चन कम, द सेकंड क्वेश्चन कम्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस में सारी बातें समझ में आ गई, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, ये तीन चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे करें, यानी मेथड कौन सा यूज करें, पहले भी बताया मैंने मेथड कौन सा यूज करें। तो नॉर्मली हमारी इकोनॉमी में दो मेथड्स पाए जाते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव मेथड, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। तो लेबर इंटेंसिव मेथड का मतलब होता है जहां पर लेबर की ज़्यादा हम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, और लोगों को वहां पर हम कहते हैं कि भाई आइए आप काम कीजिए। मशीनों की जगह लोगों से काम करवाते हैं, मनुष्यों से काम करवाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हो गया जहां पर कि मशीनों की बहुतायतता हो, यानी कि मशीनों का इस्तेमाल करके हम काम करते हो। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब समझ में आ गया आपको कि जहां पर लेबर की ज़्यादा प्रेजेंस हो, उस मेथड से हम काम करें जिसमें ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड काम हो, यानी जो फिजिकल लेबर है, ह्यूमन लेबर है, उसका ज़्यादा काम हो, उस मेथड से हम काम करें। या जहां पर मशीनों के माध्यम से हम काम कर सकते हो तो मशीनों का प्रयोग करके हम काम कर रहे हैं। तो इन दोनों विधियों में से ये दो विधियां हैं, तो हमको ये चुनना होगा कि हम कौन सी विधि से, कौन से मेथड से हम काम। देखिए यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है, जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा हो और उसको एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट हो, देखिए इस बात को इस तरीके से भी समझना जरूरी है और जायज़ है कि जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जैसे भारत जैसे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस देश में हमको उस मेथड का प्रयोग करना चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हो। इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मीन्स ऑफ अर्निंग मिलेगा, लिविंग मिलेगा, अपना लाइवलीहुड वो बना सकते हैं। लेकिन ऐसे देश जहाँ की आबादी कम हो, जहाँ काम करने के लिए लोग नहीं मिलते हों, लेकिन काम तो है, काम तो होगा, तो इसलिए वहाँ पर जो है इस समस्या का जो समाधान है वो ये हो सकता है कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बनाइए ताकि मशीन की मदद से आप वो काम सारे कर पाएँ। जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है, तो हमारे देश में ज़्यादातर क्या देखा गया है कि लेबर इंटेंसिव होता है। अगर आप पश्चिमी देशों में जाएँ तो वहाँ देखेंगे आप, चूंकि वहाँ का पॉपुलेशन कम है इसलिए वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, ठीक है। तो इस हाउ टू प्रोड्यूस का जो प्रॉब्लम है उसको हम चेक करेंगे। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने कहा कि टेक्निक रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज्ड, ये याद रखना है कि कौन से इनपुट का आप इस्तेमाल करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू बी यूज्ड इज व्हाट कॉल्ड टेक्निक। तो जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसको हम LIT भी शॉर्ट में बोलते हैं, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसको हम शॉर्ट में CIT भी बोलते हैं, करेक्ट। नाउ इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या बात कहता है ये, किस बेसिस पर इससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर, या ये जो प्रश्न है इसका उत्तर किस बेसिस पे आप ढूंढ सकते हो। तो जैसा मैंने आपको भी बताया, ऑलमोस्ट मैंने वैसा ही लिखा है, कंबाइंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ वे so that maximum output is produced at minimum cost using least possible scarce resources. फाइन। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर लेबर इंटेंसिव, अगर आपके देश में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या आपके देश में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को नौकरी देने के लिए, जॉब देने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल आप करें। बट बेसिक समस्या ये है कि हम क्या करें, हम अपनी इकोनॉमी को से जो भी रिसोर्सेज हैं उसका हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें। हम वो तरीका ढूंढें, चाहे हम वो कॉम्बिनेशन लें, दोनों ही टेक्निक का वो कॉम्बिनेशन लें जहां पर हम मिनिमम कॉस्ट पे चीज़ों को बना पाएं, यानी एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो, ये दोनों चीज़ें कर पाएं। हम उस कॉम्बिनेशन को ढूंढेंगे, चाहे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो चाहे CIT हो। आप देखेंगे जो चीज़ें अब जैसे आज से 30 साल पहले, 20 साल 30 साल पहले दफ्तरों में जो है, ऑफिसेज में मैनुअल अकाउंटिंग होती थी।
आजकल क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है और कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सीधे सीधे सब कुछ कैलकुलेट करके आपको दे देते हैं। क्या हो गया है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टास्क, यानी टास्क बहुत ज्यादा हो गया है, पेस बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो इफेक्टिव तरीके से काम को करने के लिए आपको मशीन और मैन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना होगा। मैन जो उस मशीन को हैंडल करेगा और मशीन जो गिवन टास्क को करेगा। ऑलराइट, तो इसलिए वो कॉम्बिनेशन आप लें। गाइडिंग प्रिंसिपल इसका ये होना चाहिए कि कंबाइंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच ए मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट। लाइक ऐसे इतना इफेक्टिव होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्स। और इस बात का भी ध्यान रहे कि आपके पास में रिसोर्स जो है वो स्केर्स है, इसलिए कम से कम संसाधन का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम जिस किसी भी मेथड के कॉम्बिनेशन से करेंगे हमें वो करना चाहिए। हमको इस तरीके से अपने मेथड का कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा जहां कि हम इफेक्टिव हो, मिनिमम कॉस्ट पे हो और रिसोर्स का कम से कम इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल हाउ टू प्रोड्यूस के लिए ये हमारा होगा। प्रॉब्लम है, इसके दो एस्पेक्ट हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, एक है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। सिंपल है, मैंने यहां पर लिख दिया है टेक्स्ट आप लोगों के परयूजल के लिए, यूज के लिए, कि मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स एटसेट्रा इज यूज्ड। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देयर इज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन। जब मैं कैपिटल की बात करता हूं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, तो मैं बात कर रहा हूं ज्यादा मशीन के इन्वॉल्वमेंट की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द थर्ड प्रॉब्लम, द लास्ट मेन प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, है ना, किसके लिए बनाओ यार, किसके लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, मिलिट्री के लिए या सिविलियन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, whom टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल who will ultimately consume, यानी सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। कैटेगरी ऑफ पीपल मतलब अमीर गरीब, सिविलियन मिलिट्री, ठीक है, देशी विदेशी, कैटेगरी ऑफ पीपल, बॉयज गर्ल्स, कैटेगरी ऑफ पीपल who will ultimately consume the goods, जो गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा। बुजुर्गों के लिए बनाओ, बुजुर्ग कंज्यूम करेंगे, है ना, डायबिटिक लोगों के लिए बनाओ, वो लोग कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ओबीस लोगों के लिए बनाओ, वो लोग कंज्यूम करेंगे। दैट इज व्हाट द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। किस अफेक्टेड ग्रुप के लिए आपको प्रोड्यूस करना है। सो वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल्स आई हैव, वट एवर आई एम in a way while I'm talking to you, whatever example I am giving you, उससे कम मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो जो मैंने बोला है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चूंकि इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, जब मैं बोल रहा होता हूँ तो उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, उसमें और सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे और मीनिंग और आप अपना लगा लें। ठीक है, थोड़ा सा सोचने का स्कोप भी आपको मैं दे दूं, लेकिन बोलते वक्त मैं आपको उस सोचने के स्कोप को सिर्फ जगाता हूं, इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल्स देता हूं। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, और जितने भी बाकी प्रॉब्लम्स तुमने देखे उन प्रॉब्लम्स की तरह ही यहां पर भी मैंने गाइडिंग प्रिंसिपल लिख दिया कि तुमको इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, किस आधार पर तुम इसको सॉल्व करो, किस बेस पे सॉल्व करोगे। तो हमने कहा दिस प्रॉब्लम इंश्योर्स दैट अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। अब जो अर्जेंट है वो करना है। कोविड के केस में क्या था, कोविड की कहानी याद है ना आपको। आपको सबसे पहले क्या करना था भाई, कोविड के केस में सबसे पहले आपको सुरक्षित रहना था, तो उसके लिए खूब सारे मास्क बनाए गए, खूब सारे पीपीई किट बनाए गए, वही बनाए गए, और उसके बाद नंबर आया किसका, किसका नंबर आया, तो वैक्सीन का नंबर आया। उसके बाद वैक्सीन बनाए गए, ठीक है ना, और बाकी सारे काम जो है ना बहुत ही स्लो हो गए, और सारी रिसोर्सेज किधर आ गई, यहाँ पे, क्योंकि उस समय अल्टीमेट आवश्यकता क्या थी भाई, लोगों को सुरक्षित करना था और इस महामारी से बचना था, इस पेंडेमिक से बचना था, इस पेंडेमिक को हराना था। तो ये हमारी प्रायोरिटी हो गई थी, तो हमारा जितना भी रिसोर्स था वो उस तरफ डाइवर्ट हो गया था। इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पे
कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर, जितने भी प्रोडक्टिव फैक्टर हैं उसके अर्जेंट वांट को पहले फुलफिल करना चाहिए और हमारे रिसोर्सेज को इसी तरीके से डाइवर्ट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक हम इसको फुलफिल कर सकें। कहानी समझ में आई मेरे दोस्तों? तो इस तरीके से हमने क्या किया, तो जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया। लेकिन लास्ट में मैं जो ये लास्ट वाली प्रॉब्लम है जो फॉर होम टू प्रोड्यूस है, उसके अंदर दिस प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड, इसको भी दो हेड्स में आप कैटेगराइज कर सकते हो। क्या? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन? इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि किस प्रकार से देश के संसाधन को आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में बांट सकें। और फंक्शनल का मतलब हो गया कि शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। यानी इसमें हमको ये डिसाइड कर, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जनरली आपको ये जो टेक्स्ट है या कंटेंट है ना, आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लें। मैंने कहा कि दिस प्रॉब्लम यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस है ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है इसके भी दो एस्पेक्ट हैं, मेन हेड्स हैं। पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि आपका जो नेशनल इनकम है वो किस तरीके से पर्सन टू पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो सके। वही है, अर्जेंट नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, यही मेन मुद्दा है। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शनैलिटी के आधार पर आप नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फंक्शनैलिटी मतलब डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो अपने नेशनल प्रोडक्ट को डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या शेयर होगा आपके टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री में लेबर का क्या हिस्सा होगा, लैंड का क्या हिस्सा होगा, एंटरप्रेन्योर का क्या हिस्सा होगा, कैपिटल का क्या हिस्सा होगा। इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना फॉर होम टू प्रोड्यूस का, दैट इज व्हाट कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से अगर फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दैट इज या प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेशनल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम उसको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ आपने आज क्या सीखा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सीखा और मेन प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सीखा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और अगली कक्षा में फिर हम अगले एस्पेक्ट पे पहुंचेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। ठीक है, और और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है चीज़ों को अभी रिकैप करें, पढ़ें। ये फाउंडेशन ईयर है, मैं बार बार बोलता हूँ फाउंडेशन ईयर है। 11th क्लास को इग्नोर मत कीजिए, लाइटली मत लीजिए, यहीं पर आपकी सारी चीज़ें बनेंगी, इसलिए इस क्लास को जरूर पढ़िए। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड जय हिंद, जय भारत।